हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज इस वीडियो में सीखेंगे फ्रिज का संपूर्ण सिस्टम, मतलब जो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल दोनों सिस्टम होते हैं काम कैसे करते हैं, उनमें कौन कौन से पार्ट लगे होते हैं उनके बारे में सीखेंगे। ये फ्रिज के संपूर्ण मैकेनिकल पार्ट हो गए, इसके बारे में मैं डिटेल से बताऊँगा और उसकी रियल इमेज आपको स्क्रीन पर दिखती जाएगी जैसे जैसे उसके बताता जाऊँगा। इसके बाद ये देख सकते हैं डबल डोर फ्रिज की वायरिंग के लिए हमने डायग्राम बना रखा है, कौन कौन से पार्ट है। इन पार्टों को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि यूज इसका कहाँ होता है और क्या काम होता है सभी पार्ट के। उसके बाद हम सिंपल वायरिंग भी करेंगे, सिंपल फ्रिज की वायरिंग या सिंगल डोर फ्रिज की वायरिंग जैसा कि आप देख रहे हैं होता है। सभी प्रकार के हम फ्रिज की वायरिंग देखेंगे। तो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल पार्ट दोनों देखेंगे। जैसे फ्रिज के सिस्टम होता है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल पार्ट दोनों ही होते हैं। तो मैकेनिकल पार्ट में क्या क्या आ जाता है, कंप्रेसर आ जाता है और क्या कंडेंसर आ जाता है, एक ड्रायर फिल्टर आ जाता है, एक कैपिलरी ट्यूब आ जाता है, एक एवापोरेटर आ जाता है। तो इसको डिटेल्स हम पढ़ते हैं। सबसे पहले मैकेनिकल पार्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद डबल डोर फ्रिज की वायरिंग को पढ़ेंगे, उनके पार्टों को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं कंप्रेसर पे। ये हमारा कंप्रेसर है, इसको रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर कहते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर कहते हैं इसको। यहाँ पर एक ग्रोमेट लगा होता है रबड़ का, उसका काम क्या होता है, मैकेनिकल बैलेंसिंग काम होता है, मतलब बैलेंस रहना चाहिए और एक तरीके से इंसुलेशन का भी काम कर सकता है। कंप्रेसर में 3 लाइन होती है, जैसे कि आप देख रहे हैं, एक सक्शन लाइन है, एक चार्जिंग लाइन है, एक डिस्चार्ज लाइन है। सक्शन लाइन क्या करता है, गैस को खींचता है, क्या करता है, खींचता है ये। और डिस्चार्ज लाइन क्या करता है, बाहर की ओर फेंकता है। तो हम इसको कनेक्शन करके दिखाएंगे पूरा अच्छे तरीके से। सबसे पहले उनके पार्टों के बारे में जान जानते हैं। और हमारा क्या चार्जिंग लाइन, जब चार्जिंग लाइन क्या मतलब होता है, जब गैस खत्म हो जाती है कंप्रेसर से तो गैस को चार्ज करने के लिए चार्जिंग लाइन का यूज़ किया जाता है। क्योंकि सक्शन लाइन चार्जिंग लाइन एक ही होती है अधिकतर, क्योंकि एक समय जब चालू रहता है सक्शन लाइन चालू होती है तो चार्जिंग लाइन हमेशा बंद ही रहती है। और थोड़ा अच्छे से जान लेते हैं इसको हम। अब ये डायग्राम कंप्लीट नहीं है, मैं डायग्राम कंप्लीट करूंगा, लेकिन उसके पार्टों के बारे में जान लेते हैं। और ये हमारा कंप्रेसर होता है, कितने HP का होता है देख सकते हैं आप। इस कंप्रेसर का नाम क्या होता है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। क्या रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर कितने का होता है, 1/6 HP का होता है, 1/8 HP का होता है। ये कंप्रेसर होते हैं, इतने हार्स पावर के होते हैं, या 1/10 हार्स पावर के, इतने कंप्रेसर होता है, इतने पावर का। हमने क्या बता दिया, सक्शन लाइन खींचेगा, चार्जिंग लाइन क्या होता है, गैस को चार्ज करने के लिए होती है। डिस्चार्ज लाइन क्या होती है, गैस को डिस्चार्ज करने के लिए। और डिस्चार्जिंग लाइन से एक पाइप जाता है वायर मैश कंडक्शन के थ्रू और जाते हैं कंडेंसर पे। इस कंडेंसर का क्या नाम, वायर मैश कंडक्टर है। किससे बना होता है, लोहे का बना होता है। किससे बना होता है, लोहे का बना होता है। इसका काम क्या होता है मैं बता दे रहा हूँ अच्छे तरीके से। सबसे पहले मैं इसका कनेक्शन कर दे रहा हूँ, उसके बाद इसका काम बताता हूँ मैं। इसमें वेपराइज होता है, मतलब वेपर इन तरीके से होता है, और आउट में क्या होता है, इधर से आउट होता है तो क्या होता है उसमें द्रव तरीके से। चलिए मैं इसको डायग्राम को कंप्लीट कर लेता हूँ। तो डिस्चार्जिंग लाइन से पाइप जाती है, कुछ इस प्रकार से यहाँ कनेक्शन होता है, कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। इसका भी रियल इमेज कैसा होता है आपको स्क्रीन पर दिखा होगा, और वायर मैश कंडेंसर का रियल इमेज कैसा होता है या कैसे फ्रिज में लगा हो तो उसको भी देखेंगे आप। इसके बाद इसमें क्या होता है, हमारा ड्रायर फिल्टर का कनेक्शन कर देते हैं यहाँ पर, कुछ इस प्रकार से होता है। इसका वर्क बता दें, ये कैपिलरी ट्यूब है, इसके लिए 8 से 12 फीट होती है। इसका व्यास क्या होता है, 0.31 से 0.36, कुछ ये इस प्रकार से कुछ होता है, मतलब इसके अंदर साइड में गैप होता है कुछ इस प्रकार से। जैसे ये मान लीजिए हमारे कैपिलरी ट्यूब हुए तो कुछ इस प्रकार से होता है हमारा, जैसा कि आप देख रहे हैं अंदर से होता है। इसका कनेक्शन कुछ यहाँ से ऐसे करते हैं, यह यहाँ से इन होता है, यहाँ से 2 पाइप आती है सक्शन लाइन से चली जाती है कुछ इस प्रकार से। या फिर हम कनेक्शन कर रहे हैं, मतलब मैकेनिकल पार्ट है ये। अब इसको अच्छे तरीके से मैं समझाऊंगा भी। ये हमारा मैकेनिकल पार्ट कंप्लीट हो गया है, लेकिन हम चलिए इसके पार्ट के बारे में समझते हैं। हम कंडेंसर पार्ट जो कहते हैं वायर मैश कंडेंसर, ये किससे बना होता है, ये बना तो लोहे से, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। इसका काम क्या होता है, कंडेंसर का काम क्या होता है, गैस को घुमा घुमा कर, जैसे यहाँ से देख रहे हैं कुछ घुमावदार बने हुए इसकी पाइप, घुमा कर क्या करता है, वेपर या भाप से क्या बोलता है, द्रव में बदलता है। यहाँ इन किस तरीके से होता है, वेपर में, मतलब किस में होता है, वेपर मतलब भाप में होता है। यहाँ से इन होता है, कुछ इस प्रकार से गैस जाती है और यहाँ निकलता किस में, घुमा कर किस में निकल जाता है, भाप में निकलता है। यहाँ पर क्या निकलता है, द्रव के रूप में निकलता है, किस में, द्रव के रूप में ये होता है।
और कूलिंग माध्यम के संपर्क में आता है, द्रव के रूप में बदल जाता है। इससे कूलिंग माध्यम में आएगा, लिक्विड के रूप में बदल जाए। इसमें गैस का प्रेशर क्या होता है, बहुत हाई होता है। गैस का प्रेशर बहुत हाई होता है। इसे वायरमेस कंडक्शन कहते हैं। जो मैंने पहले बताया था, इसका नाम वायरमेस कंडक्टर है और ये लोहे का बना होता है। इधर घुमा घुमा क्या कहते हैं, वेपर जो होता है या फिर जिसको भाप बोलते हैं, क्या निकलता है, द्रव के रूप में निकलता है। इसका प्रेशर बहुत हाई होता है, गैस का प्रेशर इन पाइपों में, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ से कुछ इस प्रकार बहता जाता है। इसका प्रेशर बहुत हाई होता है। आज हम कंडेंसर के बाद हम आते हैं ड्राई फिल्टर से। एग्जाम में कई बार पूछ सकते हैं बार में कंडेंसर किससे बना होता है, तो आप बता सकते हैं लोहे का। और इमेज आपको स्क्रीन पर दिखी होगी पहले। हम आ जाते हैं ड्राई फिल्टर पर। इसकी भी इमेज आपको दिख जाएगी स्क्रीन पर। और इसका चलिए हम यूज बता देते हैं। हमारे फिल्टर का क्या होता है, फ्रिज में जो फिल्टर भी उपयोग होता है, इसको क्या बोलते हैं, ड्रायर फिल्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्रायर फिल्टर बोलते हैं। ये किससे बना होता है, कॉपर का बना होता है। किससे बना होता है, कॉपर का बना होता है। इसका क्या होता है, जो गैस होता है उसको शुद्ध करना होता है। क्या होता है इसमें, जो गैस होता है उसको शुद्ध करना होता है। गैस को रेफ्रिजरेंट भी बोलते हैं। इसमें जो इसमें जो भरा होता है, सिलिकॉन की गोलियां भरी होती है। इसमें क्या बोलते हैं, सिलिकॉन की गोलियां, जैसा कि आप देख रहे हैं, जो नमी को अवशोषित कर लेता है। क्या कहता है, नमी को अवशोषित कर लेता है। ड्राई फिल्टर का मेन काम क्या होता है, गैस को शुद्ध करना। क्या होता है, गैस को शुद्ध करना, जिसमें सिलिकॉन की गोलियां भरी होती हैं। ये नमी को क्या करता है, सोख लेता है या अवशोषित कर लेता है। इसमें एक जाली यहाँ भी लगी होती है कुछ इस प्रकार से, जैसे कि ये लगी है, जाली लगी है, इसको जाली बोलते हैं। ये इधर भी लगी होती है, कई बार डायग्राम में देखेंगे कुछ इस प्रकार से, ऐसे भी लगी रहती है। इधर से इन होता है और इधर से क्या होता है, आउट होता है। इसके बाद हमारा क्या आ जाता है, कैपिलरी ट्यूब। क्या आता है, कैपिलरी ट्यूब। इसकी लेंथ कितनी है, 8 से 12 फीट होती है। व्यास क्या होता है, 0.31 mm से क्या होता है, 0.36 mm तक। और किस प्रकार होता है हमने बता भी दिया है। कुछ अंदर से कुछ इस प्रकार होता है, पाइप के तरीके से, मतलब कुछ इस प्रकार से। इसका काम क्या होता है, गैस को प्रेशर के साथ, गैस को क्या करता है, यहाँ से हाई प्रेशर के साथ यहाँ लेके जाता है एवापोरेटर में। हाई प्रेशर से लो प्रेशर होता है। इसकी लंबाई अधिक, और जैसा देखें इसकी लंबाई अधिक होती है, इसका व्यास कम हो रहा है। और इसका मेन काम क्या होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में बदलना होता है गैस को। हाई प्रेशर से लो प्रेशर में बदलना होता है। इस कहाँ इन होता है, इसमें एवापोरेटर में। हम आ जाते हैं एवापोरेटर में। कैपिलरी ट्यूब का लंबाई आपने जान ली, लेंथ कितनी है, व्यास जान गया। इसका यूज क्या होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में। और हम आ जाते हैं एवापोरेटर पर। किसमें आ जाते हैं, एवापोरेटर पर। जो पार्ट में बोल रहा हूँ स्क्रीन पर आपको दिखते जाएंगे किस प्रकार से दिखते हैं। और जो फ्रिज में एवापोरेटर होता है, किस टाइप का होता है, प्लेट टाइप का होता है या फिर कॉइल टाइप का होता है। किस में होता है, या प्लेट टाइप का होता है या फिर कॉइल टाइप में होता है। इसका क्या होता है, किसी वस्तु या स्थान की गर्मी को खींचकर, इसका कार्य क्या होता है, किसी वस्तु या स्थान की गर्मी को खींचकर अपनी कूलिंग का प्रभाव छोड़ता है। क्या करता है, उसी स्थान पर अपनी कूलिंग का प्रभाव छोड़ता है। यह किससे बनी होती है, कॉपर, एल्युमिनियम या स्टील की बनी होती है। किससे बनी होती है, कॉपर, एल्युमिनियम या स्टील की बनी होती है ये ऑपरेटर। यहाँ से इन होता है, यहाँ से आउट फिर जंक्शन लाइन में आ जाता है। इस प्रकार से हमारे कुछ मैकेनिकल पार्ट हैं। कौन कौन से नाम हो गए, कंप्रेसर हो गया, इसको क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, वायरमेस कंडेंसर, ये लोहे से बना होता है। इसका काम क्या होता है, वेपर को द्रव में बदलना, घुमा कर, जैसा कि आप देख रहे हैं घुमा हुआ। और बहुत ज़्यादा होता है, हमने सिर्फ दिखाने के लिए घुमाया 1 या 2, बहुत ज़्यादा घुमे होते हैं। उसके बाद क्या होता है, ड्राई फिल्टर में पाइप जुड़ी होती है। ड्राई फिल्टर का काम क्या होता है, गैस को शुद्ध करना होता है। इसमें एक जाली बनी होती है जिसमें सिलिका भरा होता है, और एक किससे बना होता है, कॉपर का। इसके बाद हम किस में कनेक्ट कर देते हैं, उसका कैपिलरी ट्यूब में। इसकी लेंथ कितनी है या लंबाई 8 से 12 फीट। इसका व्यास क्या होता है, 0.31 mm से 0.36 mm तक होता है। इसका काम क्या होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में बदलना होता है गैस को। इसके बाद हम कहाँ कनेक्शन कर देते हैं, एवापोरेटर में। एवापोरेटर किससे बना होता है, कॉपर का या एल्युमिनियम का या स्टील का बना होता है या सिलिकॉन का बना होता है। इसका काम क्या होता है, उसी स्थान की गर्मी को खींचकर, किसी वस्तु या स्थान की गर्मी को खींचकर वहाँ पर कूलिंग का प्रभाव छोड़ता है। ये उसका काम होता है। मेन मैकेनिकल पार्ट हमारा ये हो गया। जो कंप्रेसर है, या सी और आर एस दिख रहे हैं, ये इलेक्ट्रिकल पार्ट भी है, क्योंकि इसमें कॉमन रनिंग और स्टार्टिंग 3 पॉइंट होते हैं। तो इसको हम इलेक्ट्रिकल वाले पार्ट में देखेंगे जब वायरिंग करेंगे उसकी। तो हमारा मैकेनिकल पार्ट कंप्लीट हो गया। कुछ भी अगर समझ में ना आया हो तो कमेंट
आपसे पूछ सकते हैं, हम आ जाते हैं। इसके बाद किस पर आएंगे हम, डबल डोर की फ्रिज पर आ जाएंगे हम। इसमें किस में आ जाएंगे, डबल डोर फ्रिज की वायरिंग पर। तो सबसे पहले उनके पार्टों के बारे में देखेंगे, लास्ट में हम आपको सिंपल वायरिंग में दिखा सकते हैं या सिंगल डोर की वायरिंग, फ्रिज की वायरिंग कैसे की जाती है। तो हमारे पास कौन कौन से उपकरण है, बल्ब हो गया, डोर स्विच हो गया, थर्मोस्टेट हो गया, एवापोरेटर फैन हो गया। हमारा मैकेनिकल पार्ट खत्म हो गया, ये हमारा इलेक्ट्रिकल पार्ट हो गया, क्योंकि फ्रिज के दो सिस्टम होते हैं, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। ये तो हमारे कौन सा हो गया, हमारा ये इलेक्ट्रिकल पार्ट हो गया। कौन सा हो गया, हमारा इलेक्ट्रिकल पार्ट है ये। इनके बारे में अच्छे से जानेंगे, इनका वर्क क्या होता है, इनका काम क्या होता है। ये हमारा कंप्रेसर है, हमने यहाँ पर चार्जिंग लाइन ये डिस्चार्जिंग लाइन नहीं बनाई है, संगसंग लाइन, क्योंकि इलेक्ट्रिकल पार्ट में इसका भी काम नहीं है हमारी। ये चार्जिंग लाइन हो गई। यह जरूरी नहीं कि यहाँ पर कॉमन, यहाँ पर स्टार्टिंग या रनिंग है, इसको हम मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं। और क्या है, सिंगल पिन रिले है, फ्यूज भी है, डिफ्रास्टिटर भी है, टाइमर भी है, बायोमेटेरियल ये भी है। चलिए इसको हम अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। सबसे पहले कौन कौन किसका काम क्या होता है। सबसे पहले हम कंप्रेसर के बारे में जानेंगे। यहाँ पर ग्रोमेट रबर लगा होता है, मैंने पहले ही बताया था। इसका काम मैकेनिकल सेफ्टी के लिए है, मतलब फ्रिज को वाइब्रेट करने से रोकता है इसको क्या बोलते हैं, ग्रोमेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रोमेट बोलते हैं। कंप्रेसर को यहाँ पर क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का नाम होता है इसका। इसमें कौन कौन कितने हॉर्स पावर का, 6 हॉर्स पावर का होता है, मोटर लगी होती है। इसमें 3 पॉइंट है, कॉमन, स्टार्ट और रनिंग। क्या होता है, कॉमन, स्टार्ट और रनिंग, 3 पॉइंट। सप्लाई देने के 3 पॉइंट है, इसमें देख सकते हैं, पहले से इसमें है। यह सिंगल फेज 220 वोल्ट पर चलता है। कितने वोल्ट, सिंगल फेज 220 वोल्ट पर चलता है। या एक किसी एसी सप्लाई पर कार्य करता है, किसमें एसी सप्लाई पर कार्य करता है। और उसके बाद फिर और आगे डिटेल से जानेंगे कॉमन क्या होता है, रनिंग स्टार्टिंग कैसे चेक करेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं, कौन सा हमारा बच गया हमारा अब हमारा आ गया रिले पर, या इसको करंट रिले भी बोल सकते हैं। इसका काम क्या होता है, कंप्रेसर को सुरक्षित तरीके से ऑन करने के लिए किया जाता है। इसमें प्लंजर नाम की क्या होती है, पत्ती लगी होती है। इसमें क्या लगी होती है, प्लंजर नाम की पत्ती लगी होती है, जो सप्लाई पाकर कंप्रेसर मोटर को शॉर्ट मारकर स्टार्ट करती है। क्या करती है, शॉर्ट मारकर स्टार्ट करती है, कि कंप्रेसर मोटर को शॉर्ट मार के स्टार्ट करती है। इसको वायरिंग करते समय आपको दिख जाएगा किस प्रकार से करते हैं। अब हम नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, रिले कई प्रकार के होते हैं, ओपन टाइप, बॉक्स टाइप रिले, LMS रिले हो गया, PTC रिले हो जाते हैं। ये हमारे साथ PTC रिले है, या फिर करंट रिले कुछ, ये हमारा करंट रिले है। चलिए हम आ जाते हैं थर्मोस्टेट पर। कहाँ जाते हैं, थर्मोस्टेट पर। ये हमारा थर्मोस्टेट है। थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है, कूलिंग को कंट्रोल करना होता है। क्या होता है, कूलिंग को कंट्रोल करना होता है। या और इसका काम यह होता है, फ्रिज चलते समय, जब फ्रिज चलता है आवश्यकता से अधिक जब ठंडा हो जाता है, तब थर्मोस्टेट क्या करता है, सप्लाई को कट कर देता है और कंप्रेसर की मोटर बंद हो जाती है। और जब तापमान समान रहता है, तो पुनः सप्लाई से आउट करने के लिए मोटर को स्टार्ट कर देता है। थर्मोस्टेट का मेन ये काम है। इसकी चेकिंग का मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि लंबा प्रोसेस चला जाएगा, बस मैं इसका यूज बता दे रहा हूँ, हो गया। इसका यूज किस प्रकार करते हैं। अब हम जाते हैं OLP में। OLP के फुल क्या है, ओवर लोड प्रोटेक्टर। OLP फुल फॉर्म क्या है, ओवरलोड प्रोटेक्टर। नाम से ही पता चल रहा होगा क्या है, प्रोटेक्टर है। जब कंप्रेसर मोटर चलते चलते क्या होता है, आवश्यकता से अधिक क्या होता है, गर्म हो जाती है, तो OLP क्या करता है, स्वतः लाइट को क्या करता है, कट कर देता है। और जब तापमान सामान्य हो जाता है, तो सप्लाई को आउट करने के लिए इसमें ब्राइमेट की लीक स्प्रिंग नामक पत्ती लगी होती है, जो हीटिंग को कंट्रोल करती है। इसमें एक पॉइंट सप्लाई इन होती है, एक पॉइंट सप्लाई आउट कर देते हैं। इसमें थर्मोस्टेट में भी यही लगी होती है, पत्ती लगी होती है डायफ्राम की, बेलोज या डायफ्राम की पत्ती लगी होती है, जो सप्लाई को या मोटर को बंद करती है या कंट्रोल करती है। चलिए ये हमारा थर्मोस्टेट हो गया। मेन का काम क्या होता है, कूलिंग को कंट्रोल करना होता है। OLP काम क्या होता है, ओवरलोड प्रोटेक्टर होता है। जब लोड ज़्यादा हो जाती है, तब ये क्या करता है, सप्लाई को कट कर देता है, या फिर जब गर्म हो जाती है तब उसको कट कर देता है। आवश्यकता से अधिक गर्म होने पर, ज़रूरत से ज़्यादा जब गर्म होगी, तो OLP क्या कर देता है, लाइट को कट कर देता है, मेन सप्लाई को। और जैसे जैसे गर्म तापमान सामान्य हो जाता है, फिर क्या कर सप्लाई को आउट करने लगता है। और हमारे पास आ जाते हैं नेक्स्ट वाले। अब हम किस में आ जाते हैं, डोर स्विच में। किस में आ जाते हैं, डोर स्विच में। इसका क्या होता है, बल्ब को ऑन ऑफ करना होता है। डोर स्विच आप हमेशा देखते होंगे, फ्रिज के पास लगा रहता है, फिर डोर के पास ही, मतलब जहाँ दरवाज़ा रहता है, क्या करता है, ऑन ऑफ के लिए। जैसे फ्रिज बंद होता है, तो क्या होता है, बल्ब चालू हो जाता है। उसका कारण क्या है, ये हमारा नोब है, ये दब जाए। जैसे हम दरवाज़ा बंद करते हैं, तो ये दब जाती है, तो फ्रिज के अंदर का बल्ब चालू हो जाता है।
मेन काम क्या है इसका, बल्ब को ऑन, ये हमारा बल्ब है, इसको ऑन ऑफ करने के लिए होता है। वो एक से एक 2 पॉइंट देखे होते हैं, एक में क्या होता है सप्लाई इन करते हैं, दूसरे से क्या करते हैं आउट कर देते हैं। मेन इसका यही है। टेस्टिंग में इसकी किसी को नहीं बता रहा हूँ, अब जो कमेंट करेंगे तो लास्ट में बता दूंगा किसी अलग वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं सिर्फ इसका यूज बता दे रहा हूँ, जो इलेक्ट्रिकल वायर लगी हुई हैं बस उसका। बल्ब को तो आप जानते हैं कैसा रहता है, बल्ब को सामान इसका यूज यही होता है कि अंदर कुछ सामान देखने के लिए होता है, फ्रिज के अंदर रखे सामान के लिए। अधिकतम फ्रिजों के चूड़ीदार बल्ब प्रयोग किए जाते हैं। क्या कैसे प्रयोग किया जाए, चूड़ीदार बल्ब का प्रयोग करते हैं। ये मैंने सिर्फ एक डायग्राम बनाया, दिखता कैसा स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि ये कितने होते, 5 से 15 वाट का ही होता है, ज़्यादा का होता नहीं है। कितने वाट का होता है, 5 से 15 वाट का। अब आ जाते हैं यहाँ पर कैपेसिटर के। सिंगल फेज जो डोर होता है हमारा, उसमें कैपेसिटर भी लगा होता है। इसका रनिंग कैपेसिटर होता है, क्या होता है, रनिंग कैपेसिटर होता है 4 से 6 MFD का। लेकिन इसमें नहीं लगा है, इसमें देख सकते हैं जब सिंगल डोर हम लगाएंगे उसमें लगा रहता है कैपेसिटर। और हम आ जाते हैं कि इसमें डिफ्रॉस्ट हीटर, जो हमारा डिफ्रॉस्ट हीटर है, ये क्या करता है, रेफ्रिजरेट को एवापोरेटर या एवापोरेटर कॉइल जो होती है हमारे, ये जो हमारे यहाँ पर है, जो इसमें लगी होती है, मैकेनिकल पार्ट में लगी होती है, वो उसका क्या करता है, ये जब बर्फ़ जम जाती है उस बर्फ़ को पिघलाने का काम क्या करता है, डिफ्रॉस्ट हीटर काम करता है। ये किसमें काम, 220 वोल्ट पर काम करता है। किसमें, 220 वोल्ट पर काम करता है। और ये AC सप्लाई पर काम करता है, 220 वोल्ट AC सप्लाई पर काम करता है ये। इसका मेन काम क्या करता है, जब रेफ्रिजरेटर में एवापोरेटर कॉइल पर ठंडक अधिक हो जाती है, जो इसका मैकेनिकल पार्ट है एवापोरेटर, मैंने अभी बताया था इसके पहले, उसमें जब ठंडक अधिक हो जाती है, बर्फ़ जम जाता है, तो उसका काम क्या होता है, ये बर्फ़ को क्या करता है, पिघलाता है। क्या करता है, बर्फ़ को पिघलाता है। इसकी और वायरिंग के समय इसको देख लेंगे हम। कंप्रेसर काम, या हम थोड़ा कंप्रेसर का एक शॉर्ट फॉर्म देख लीजिए क्या होता है। मेन काम क्या होता है कंप्रेसर का, जो गैस है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। काम क्या, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गैस का पहुंचाना है इसका काम कंप्रेसर का। ये मैकेनिकल पार्ट में आता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल पार्ट थोड़ा हमने बता दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ आ जाते हैं, एवापोरेटर फैन। इसका कार्य क्या होता है, ये हमारा एवापोरेटर फैन हो गया। इसका कार्य मैं बता दे रहा हूँ। इसका कार्य क्या होता है, कूलिंग को, जो हमारी कूलिंग होती है, एवापोरेटर की कूलिंग होती है, उसमें फ्रीजर में के कैबिनेट में फैलाता है। क्या करता है, इसका कार्य एवापोरेटर की कूलिंग को, एवापोरेटर फैन की फ्रिज के लिए फ्रीजर में कैबिनेट में फैलाता है कूलिंग को। जो हमारी कूलिंग होती है एवापोरेटर में, उसको फैलाता है इसको। अब बल्ब का उपयोग तो आपने बता दिया, हमने डोर स्विच का मैंने बता दिया। अब हमारा कौन सा बच गया, हमारा लगभग बायोमेटल बच गया, इसका हम बता दें, और टाइमर बच गया हमारा। अब एक फ्यूज बच गया हमारा। तो हम अब बायोमेटल पर आ जाते हैं। क्या होता है, टाइमर की हीटिंग मोड पर डिफ्रॉस्ट हीटर पर सप्लाई बायोमेटल के जरिए पहुंचती है। और कूलिंग हमारी क्या होती है, कूलिंग मोड में एवापोरेटर के पास क्या होता है, 5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है जिससे वहाँ की बायोमेटल ठंडक की वजह से ऑन स्थिति में हो जाता है। अब एवापोरेटर के आसपास जब होता है, क्या तापमान 5 डिग्री से ज़्यादा होता है, तो वह मौजूद बायोमेटल को ऑफ कर देता है। जब इस एवापोरेटर जो मैकेनिकल पार्ट में हमने बताया था, उसके जो 5 डिग्री से अधिक होता है तो मौजूद क्या होता है, बायोमेटल ऑफ हो जाता है। और ये ऑफ नहीं होता तो क्या होता है, हीटर ज़्यादा गर्म हो जाने की वजह से फ्रिज के अंदर की बॉडी पिघल जाती है। कई बार ऐसा होता है जब बायोमेटल ऑफ हो जाता है, ऑफ ना हो, मतलब बायोमेटल क्या होता है, जब ऑफ नहीं होता है, क्या डिफ्रॉस्ट हीटर क्या कर देता है, उसकी बॉडी को पिघला देता है। हम आ जाते हैं थर्मल फ्यूज। हमारे पास क्या है, थर्मल फ्यूज। डिफ्रॉस्ट हीटर के लगातार रहने पर जब थर्मल फ्यूज क्या करता है, इसकी सर्किट को ब्रेक कर देता है और फ्रिज के कैबिनेट को अंदर से सिस्टम को बचाता है। क्या करता है, यहाँ से भी सप्लाई कर सकता है, फ्यूज कट कर देगा, तो अंदर से क्या होगा, अंदर जो हमारे जलने का बॉडी जलने की रहती है फ्रिज का, वो नहीं जलेगी। सप्लाई कट हो जाएगी, डिफ्रॉस्ट हीटर भी बंद हो जाएगा। जब फ्यूज की सप्लाई कट हो जाएगी, डिफ्रॉस्ट हीटर भी बंद हो जाएगा। इससे क्या होता है कि जो इस फ्रिज का सिस्टम होता है वो बचा रहता है। और फ्रिज के अंदर का तापमान जब 70 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है, तो फ्यूज इसकी सर्किट को ब्रेक कर देता है। क्या होता है, ब्रेक कर देता है। जैसे डिफ्रॉस्ट हीटर 70 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा हो जाएगा, तो फ्रिज क्या करेगा, सर्किट को ब्रेक कर देगा। इससे जो फ्रिज का कैबिनेट होता है अंदर से जलने से बच जाता है। एक काम इसका यूज ये भी होता है, फ्रिज एक थर्मल फ्यूज, इसको क्या बोलते हैं, थर्मल फ्यूज बोलते हैं। फिर उसके बारे में जान लीजिए, इसका काम क्या होता है, फ्रिज के अंदर का तापमान जब 70 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है, तो फ्यूज क्या करता है, इसके सर्किट को ब्रेक कर देता है। और जो फ्रिज के अंदर का कैबिनेट होता है उसको पिघलने से बचा देता है। सिंपल काम इसका ये है। और बायोमेटल का काम क्या होता है, जब आसपास का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से कम, 5 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है, तो वहाँ पर मौजूद बायोमेटल ऑफ हो जाता है।
अगर यदि बायोमेटल का यदि ऑफ ना होता तो क्या होता है, हीटर ज़्यादा गर्म हो जाएगा, और ये हीटर ज़्यादा गर्म हो जाएगा, उससे क्या होता है जो हमारी फ्रिज की बॉडी रहती है वो अंदर से पिघलने का खतरा बना रहता है। चलिए लगभग हमारे सभी इलेक्ट्रिकल पार्ट हो गए। एक टाइमर और बच गया, तो टाइमर के बारे में हम देख लेते हैं। अब हमारे क्या बच गया, टाइमर। इसको क्या बोलते हैं, डिफ्रॉस्ट टाइमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफ्रॉस्ट टाइमर। क्या बोलते हैं इसको, डिफ्रॉस्ट टाइमर। इसका काम क्या होता है, फ्रिज के जो कूलिंग मोड या हीटिंग मोड होता है उसकी आवश्यकता, क्या बोलता है, कूलिंग मोड या हीटिंग मोड जो होता है उसकी आवश्यकता अनुसार क्या कहते हैं, टाइमर का उपयोग करते हैं। डिफ्रॉस्ट टाइमर में एक मोटर लगा होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें, सॉरी डिफ्रॉस्ट टाइमर में एक मोटर लगा हुआ है हमारे, देख रहे हैं आप, जिसे डिफ्रॉस्ट मोटर भी कहते हैं। अलग अलग कंपनियों के अलग अलग टाइमर आते हैं, जैसे कि एक टाइमर अपनी कंपनी की सेटिंग के हिसाब से 8 से 10 आवर्स के लिए कूलिंग मोड पर रहता है, तो 10 से 20 मिनट के लिए जो के हिसाब से हीटिंग मोड को ऑफ क्या करता है, हीटिंग मोड में रहता है। और टाइमर में 4 पिन होते हैं, जैसा कि देख रहे हैं 1, 2, 3 और 4 होता है। 3 नंबर का पिन जो है पोजीशन, 3 नंबर की पोजीशन कहीं भी हो, अगर कोई भी टाइमर हो 3 नंबर की पोजीशन पिन कहीं भी होती है, उसमें आने वाला फेज ही होगा, फेज सप्लाई ही होगा 3 नंबर पे, अर्थात 3 नंबर पॉइंट हमेशा फेज पॉइंट इनपुट होगा। क्या होगा, या 3 नंबर पॉइंट का इनपुट हमेशा, कोई भी टाइमर हो, किसी भी कंपनी का टाइमर, 3 नंबर जो पिन होगा उसमें हमेशा क्या होगा, फेज का इनपुट होगा। ये हमेशा पता होना चाहिए। अब हम टाइमर के बारे, जब टाइम हीटिंग मोड में होता है तब क्या होता है, 3 नंबर पिन पर आने वाली फेज सप्लाई क्या होती है, टाइमर के 2 नंबर पिन से निकलती है। जब 3 नंबर पर आती है तो 2 नंबर से निकलती है, इन होती है, 2 नंबर से आउट होती है। अब फेज सप्लाई बायोमेटल से होते हुए कहाँ जाती है, डिफ्रॉस्टर में। यहाँ पर क्या है, जहाँ से बायोमेटल को जोड़ देंगे यहाँ से डिफ्रॉस्टर में जाएगी। इसको हम डायग्राम वायरिंग करके इसको दिखाएंगे अच्छे तरीके से। अब मैं थोड़ा सा पार्ट बता दे रहा हूँ, बस हो गया। चलिए वायरिंग पर करते हैं, जैसे जैसे टाइमर की वायरिंग करते जाएंगे उसी अनुसार मैं बताता जाऊँगा। सबसे पहले हमारा मेन सप्लाई होता है लीड की, क्या होती है, मेन सप्लाई होती है। और लास्ट में मैं कुछ बेसिक जानकारी दूंगा कि कौन सी गैस भरी जाती है और कौन सी नहीं, लेकिन इससे सीधे वायरिंग पर आ जाते हैं। ये हमारा फेज हो जाएगा, जो रेड कलर से लेके जाएंगे, हमारा वायर हो मान लीजिए, या फिर 3 पिन लीड होती है जिसको, उसको मान लीजिए। और न्यूट्रल किससे ले जाएंगे, ब्लैक कलर से। किससे ले जाएंगे, ब्लैक कलर से। ये हमेशा ध्यान है। फेज किससे रहेगा, फेज का कलर क्या रहेगा, हमेशा फेज कलर क्या रहेगा, रेड रहेगा। और न्यूट्रल कलर क्या रहेगा, ब्लैक रहेगा। ये हमेशा है। सबसे पहले हम क्या करें, न्यूट्रल को ही लेके जाएंगे। मैंने पहले ही बताया था हमारे पिछली वीडियो में, न्यूट्रल की जो तार होता है हमारे ब्लैक कलर का ही होता है, उसकी कलर कोडिंग ही होती है। न्यूट्रल की आवश्यकता हमें कहाँ कहाँ होती है, जहाँ उपकरण होते हैं। उपकरण मतलब जो स्विच बल्ब वगैरह हो गए, स्विच नहीं, बल्ब सॉकेट वगैरह हो गए, वहाँ पर न्यूट्रल की आवश्यकता होती है। ये उपकरण बोल सकते हैं। तब सबसे न्यूट्रल कहाँ लेके जाएंगे, बल्ब के एक पॉइंट पर हम लेके जाएंगे। उसके बाद न्यूट्रल की आवश्यकता कहाँ होगी, देख सकते हैं, जो कंप्रेसर के पास लगेगा उसमें, जो हमारे रिले होता है, करंट रिले या पीटीसी रिले, कुछ भी लगा सकते हैं आप, वहाँ लेके जाएंगे। उसके बाद हम कहाँ ले जाएंगे, फ्यूज। फ्यूज हमारे इन साइड होता है, एक आउट साइड होता है, तो हम कहाँ लेके जाएंगे, फ्यूज में लेके जा रहे हैं। उसके बाद हम कहाँ, न्यूट्रल की आवश्यकता कहाँ होती है, हीटर में भी न्यूट्रल की आवश्यकता होती है, तो हम कहाँ लेके आ गए, डिफ्रॉस्ट हीटर में। और हम कहाँ लेके जाएंगे न्यूट्रल को, एक एवापोरेटर फैन हो गया, तो यहीं से हम कट करके लेके जा रहे हैं, क्योंकि फैन हमेशा, फैन में न्यूट्रल फेज दोनों की आवश्यकता होती थी, हम यहाँ से लेके आ गए। ये हमारा न्यूट्रल हो गया, देख सकते हैं आप। अब हम देख रहे हैं न्यूट्रल की लगभग वायरिंग कंप्लीट होगी। कंप्रेसर में भी न्यूट्रल की आवश्यकता होगी, और हम लेके जाएंगे। अब हमारे लगभग न्यूट्रल की वायरिंग लगभग कंप्लीट ही हो चुकी है। यहाँ पे एक रनिंग वायरिंग लेके जाएंगे। रनिंग कॉमन स्टार्टिंग कैसे चेक करते हैं, इसके लिए अब वीडियो पूछेंगे तो हम बना देंगे। कौन सा, जरूरी नहीं कि यहाँ पर रनिंग होगा, यहाँ पर स्टार्टिंग होगा, यहाँ पर कॉमन होगा, ये जरूरी नहीं है। या कहीं यहाँ पर भी रनिंग हो सकता है, यहाँ पर भी रनिंग हो सकता है, कहीं पर। इसके चेक करने के लिए मल्टीमीटर भी या फिर सीरीज बल्ब से भी हम चेक कर सकते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ वायरिंग बता रहा हूँ, तो इसको देख लीजिए आप। स्टार्टिंग का हम वायरिंग छोड़ देंगे। चलिए अब हम कहाँ जाते हैं, फेज की वायरिंग पर। कहाँ जाते हैं, फेज की वायरिंग पर। अब फेज के हम आ जाते हैं। फेज को हम कहाँ लेके जाएंगे, एक थर्मोस्टेट एक पॉइंट में लेके जाएंगे यहाँ से। फेज हमेशा रेड कलर से हमने बनाया है,
एक पॉइंट यहाँ पर लेके जाएंगे, फिर उसके बाद कहाँ से लेके जाएंगे थर्मोस्टेट को, डोर स्विच के फेज यहाँ भी ज़रूरत है, यहाँ से यहाँ लेके जाएंगे। और एक फेज कहाँ जरूरत होगी, जो डोर स्विच से हम क्या करेंगे, बल्ब को कनेक्शन कर देंगे। तो हमारा कुछ इस प्रकार से बन जाएगा ये। अब ये फेज हमारा कहाँ पर जाएगा, हमारा चला जाएगा मेन सप्लाई पर 2 नंबर। किसमें चला जाएगा, 2 नंबर पर, यहाँ से। यहाँ से हम कहाँ लेके चले जाएंगे, इसमें क्यों सीधे यहाँ से लेके जाएंगे हम सीधे 4 नंबर पर। 2 नंबर से निकलेगी तो कहाँ से जाएगी, बायोमेटेलिक एक बायोमेटल पर। इसके बाद यहाँ से कहाँ जाती है, डिफ्रास्ट हीटर पर। और 1 नंबर से भी वायरिंग को हम यहाँ से ले जा सकते हैं, डिफ्रास्ट हीटर कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा 3 नंबर से हम क्या ले जाएंगे, सॉरी 4 नंबर पर नहीं जाएगी ये, फिर 3 नंबर पर जाएगी यहाँ से। चल देखिए, जब 2 नंबर चालू रहेगा 4 नंबर ऑफ रहेगा, जब 4 नंबर चालू रहेगा तो 2 नंबर ऑफ रहेगा। एक को हम छोड़ सकते हैं। और 4 नंबर से हमारी सप्लाई कहाँ निकलेगी, यहाँ पर OLP के लिए। कहाँ पर जाएगी, OLP के लिए। अब यहीं पर एक कनेक्शन हम इसको कर देंगे, यहाँ पर कहाँ कर देंगे, इसी OLP पे, इवापोरेटर फैन का। ये हमारा फेज यहाँ पर कहाँ से जाएगी, हमारा 3 नंबर पर, 2 नंबर से बायोमीटर पास हुआ, फिर 4 नंबर पर हमारा आ गया कहाँ से निकली है OLP के लिए। OLP के कनेक्शन कहाँ देंगे हम, कॉमन के लिए, यहाँ के लिए, जैसा कि आप देख रहे हैं। स्टार्टिंग हमने छोड़ दिया, स्टार्टिंग अंदर से कनेक्शन कर देंगे, यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। अब हमारे पास कौन सा बच गया, हमारा लगभग वायरिंग के सभी कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब देख सकते हैं हमने न्यूट्रल कनेक्शन सभी में दे दिया था, बल्ब के होल्डर में जाकर रिले में लिया, फिर फ्यूज में 5 मीटर, फिर डिफ्रास्ट हीटर में दिया हमने, फिर एवापोरेटर फैन में दिया। फिर हमने फेज को लिया, फेज को हमने थर्मोस्टेट से एक इन किया, यहाँ से आउट कर दिया, डोर स्विच से इन किया, फिर कहाँ बल्ब के लिए आउट कर दिया। ये सिंपल सी वायरिंग हुई। उसके बाद हम कहाँ ले गए इसको, टाइमर में लेंगे। कहाँ ले गए, डायरेक्ट टाइमर ही। किस नंबर पॉइंट में, 3 नंबर में। किसमें, 3 नंबर में। मैंने पहले बताया 3 नंबर पिन टाइमर का हमेशा इन के लिए आने के लिए होता है, फेज आने के लिए होता है। उसका 2 नंबर से हमने बायोमीटर को पास किया, 1 नंबर से भी डिफ्रास्ट, बायोमीटर से डिफ्रास्टर में गया, एक डायरेक्ट हमने कहाँ गया, 1 नंबर से कहाँ डिफ्रास्टर में ले आया। उसका 4 नंबर की वायरिंग हमने कहाँ ले गई, OLP में। उसके बाद हमने क्या किया, इसे यहीं पे एवापोरेटर की एक फेज की सप्लाई यहाँ से दे दिया। OLP के एक पॉइंट हमने कहाँ दिया, कंप्रेसर के कॉमन में। ये लगभग हमारी सभी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है डबल डोर फ्रिज की। कुछ भी डाउट कमेंट पूछ सकते हैं, बेझिझक पूछ सकते हैं। और अच्छे समझ में ना हो तो आपको यहाँ पर डायग्राम भी दिख रहा होगा एनिमेशन के द्वारा। चलिए हम आ जाते हैं सिंगल डोर की वायरिंग की। अगर टाइमर का आपको समझ में ना रहा हो फेज क्या है, तो हमने पहले बताया 3 नंबर टाइमर क्या होता है, इन करने के लिए, फेज इन करने के लिए होता है पिन हमेशा। कोई भी टाइमर हो, मैंने पहले बताया 3 नंबर फेज होता है, फिर इन करने के लिए होता है। और 2 नंबर से हमने क्या किया, बायोमेटल को ले लिया, सप्लाई दे दी यहाँ से। और हमने क्या किया, 4 नंबर से सप्लाई को निकाला, हमने OLP को दिया और यहीं से एवापोरेटर फैन का एक वायर को कनेक्ट कर दिया, जो हमारा फेज का वायर है। इस समय OLP कॉमन कनेक्शन कर दिया। और एक यहीं मोटर का एक जो पिन पॉइंट बचे 1 नंबर, उसको डायरेक्ट हमने डिफ्रास्ट हीटर से कनेक्ट कर दिया। उसके बाद बीच में हमने इसको प्रोटेक्शन पॉइंट के हिसाब से बायोमेटल का यूज़ किया हमने। इसका क्या यूज होता है मैंने पहले बता दिया है, बायोमेटल को 2 नंबर से हमने ले गया, फिर यहाँ डायरेक्ट कहाँ कर दिया, डिफ्रास्ट हीटर में। ये हमारे टाइमर की वायरिंग हुई। कुछ भी टाइमर में हमेशा याद है कि 3 नंबर हमेशा किसके लिए, फेज इन के लिए होता है। क्या होता है, फेज इन के लिए। और 2 नंबर 4 नंबर के आउट के लिए होता है, 1 नंबर आउट के लिए होता है। देख सकते हैं आप, इसमें मोटर लगी है, ये आपस में जो पत्तियाँ कनेक्शन करती रहती हैं, यहाँ से कुछ इसका जुड़ती रहती है। इसका कनेक्शन अंदर से हम नहीं दिखा पा रहे हैं आपको। ये देख सकते हैं टाइमर का हमेशा, मैंने टाइमर अभी पिछले बार बताया था, इसमें 3 नंबर हमेशा इन के लिए होता है। किसमें होता है, इन के लिए। और बाकी 2 नंबर से हमने बायोमेटल कनेक्ट कर दिया डिफ्रास्ट हीटर से प्रोटेक्शन पॉइंट के लिए। एक डायरेक्ट 1 नंबर से डिफ्रास्ट हीटर कनेक्ट किया यहाँ पर। और 4 नंबर जो हमारा पिन था उसको हमने क्या किया, OLP से कनेक्ट किया और एवापोरेटर फेज से कनेक्ट कर दिया। इतना हमेशा याद रखिएगा, 3 नंबर जो है फेज इन के लिए होता है। चलिए ये वायरिंग हमारी कंप्लीट हो गया। हम आ जाते हैं सिंपल फ्रिज की वायरिंग, या फिर इसको क्या बोलते हैं हम, इसी को बोलते हैं सिंगल डोर की फ्रिज की वायरिंग या सिंपल फ्रिज की वायरिंग। इसमें देख सकते हैं हमने सभी का लगभग
जो इलेक्ट्रिकल पार्ट लगे हैं हमने सभी का उसका वो बता दिया है इसका यूज। और इसमें जो हमने थर्मोस्टेट वो वाली पूछ पे सल्फर डाइऑक्साइड लगा होती है, हमने नहीं बताया था, इसमें लगा देख सकते हैं पूछ को। यही कनेक्ट, यही से इसमें सेंसर लगा होता है। क्या लगा होता है? सेंसर लगा होता है। इसी से हम ये पूछ इसी से हम सेंस करते हैं कितने ठंडक रहनी चाहिए, कितना नहीं। इसी सेंसर के माध्यम से थर्मोस्टेट सप्लाई को कट या सप्लाई को ऑन रखता है। चलिए हम सभी को देख लिया अच्छे तरीके से। देख सकते हैं न्यूट्रल को हमने पहले बताया ब्लैक कलर्स करेंगे। इसमें दो चीज़ें देख सकते हैं आप, एक टाइमर नहीं है, टाइमर जरूर नहीं है। यहाँ पे कैपेसिटर हमने लगाया है। क्या लगाया? कैपेसिटर। इसमें रनिंग स्टार्टिंग होता है, इसमें आपने इसमें नहीं देखा था, इसमें भी हम कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं, इसमें भी रनिंग स्टार्टिंग होता है। रनिंग स्टार्टिंग हम डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं इसमें। चलिए इसमें हम देख लेंगे रनिंग स्टार्टिंग का। कैपेसिटर में हमेशा रनिंग स्टार्टिंग लगा होता है, 1 2 3 का पिन का नाम ही रहता है। चलिए न्यूट्रल सप्लाई सबसे पहले करते हैं। न्यूट्रल ब्लैक कलर से न्यूट्रल सप्लाई कहाँ जाती है? एक बल्ब के एक पॉइंट में चली जाएगी, जैसा कि आपको पता है। जब यहीं से एक रिले में भी जाएगी, क्योंकि न्यूट्रल की आवश्यकता इसमें भी यहाँ भी होती है। जब यही हम क्या करेंगे, न्यूट्रल सप्लाई को रनिंग में लेके चले जाएंगे। सभी लोग सोच होंगे न्यूट्रल सप्लाई को रनिंग में क्यों ले जाए, फेज क्यों ले जा रहे हैं? क्योंकि एक तरीके से आप देख रहे हैं तो ये सीरीज के तरीके से बन रहा है, घूमता जाएगा। चलिए हम आ जाते हैं आप फेज की सप्लाई पर। फेज को हम ब्लैक कलर से लेंगे, सॉरी रेड कलर से लेंगे। तो फेज हम कहाँ से लेके जाएंगे? सबसे पहले लेके जाएंगे इसमें थर्मोस्टेट में। ये नहीं डोर स्विच पहले तो वहाँ करें, सबसे पहले कहाँ लेके जाएंगे? थर्मोस्टेट में। थर्मोस्टेट में यहाँ से हम देख सकते हैं इन होगा, सप्लाई क्या होगी? यहाँ से इन होगी। फिर यहीं सप्लाई लेके आएंगे डोर स्विच के लिए यहाँ पर। इससे डोर स्विच से हम कहाँ लेके जाएंगे? बल्ब में। यहीं से बल्ब कंट्रोल होगा, मतलब ऑन या ऑफ होगा। ये देख सकते हैं यहाँ हमेशा बल्ब चूड़ीदार होता है हमेशा फ्रिज में। ये हमारी डोर स्विच है, जब हम फ्रिज को बंद करते हैं तो ये स्विच बंद हो जाती है, मतलब ऑन हो जाती है। बंद होती है तो यहाँ पर क्या होता है? बल्ब ऑन हो जाता है। अब हमेशा याद देखे होंगे जब फ्रिज बंद होता है तो बल्ब ऑन जलता है। अब हम आ जाते हैं कहाँ? इससे हम थर्मोस्टेट से एक फेज सप्लाई क्या करेंगे? आउट कर देंगे। कहाँ जाएगा? OLP में। OLP में एक पॉइंट चला जाएगा, OLP के एक पॉइंट में, दूसरे पॉइंट से आउट हो जाएगा। कहाँ चला जाएगा? कॉमन के लिए। यहाँ पर कहाँ चला जाएगा? कॉमन के लिए। क्योंकि कंप्रेसर में 3 पिन दिए गए हैं, या 3 पॉइंट बोल सकते हैं कॉमन रनिंग स्टार्टिंग के लिए। ये जो OLP है इसको कुछ इस प्रकार से फिट कर देते हैं। यहाँ पर ये 3 पिन बने होते हैं, यहाँ पे प्लग को खोस देते हैं। जैसे कई बार प्लग को देखते हैं सॉकेट में खोसते हैं, कुछ इस प्रकार से यहाँ इसको फिट करते हैं। कैपेसिटर के 2 पॉइंट होते हैं, एक रनिंग, एक ही कैपेसिटर में रनिंग स्टार्टिंग दोनों ही होता है। देख सकते एक पिन का हमेशा खाली रहेगा, छोड़ देंगे उसको। इसको कुछ प्लग की तरह इसमें बैठा देंगे OLP के साथ। पहले OLP बैठती है फिर इसके साथ। तो ये हमारी लगभग वायरिंग कंप्लीट होगी। कैपेसिटर के माध्यम से 4 MFD का होता है या 6 MFD का होता है रनिंग स्टार्टिंग कैपेसिटर। तो ये हमारे सिंगल फेज की भी वायरिंग कंप्लीट हो गई, या सिंपल। तो हमारे लगभग फेज के लगभग सभी कंप्लीट हो गए हैं। अब देख सकते हैं इसमें कौन सा गैस भरी जाती है, थोड़ा सा देख लीजिए आप भी। कौन सी गैस भरी जाती है फ्रिज के कंप्रेसर में? R135 ये किस में भरी जाती है? AC और फ्रिज दोनों में गैस, दोनों में यही गैस भरी जाती है, AC और फ्रिज में। और यही सबसे सुटेबल होता है, बाकी सब तो अभी प्रदूषण रहित, तो प्रदूषण ज़्यादा होता है उनमें, यही एक है। और R22 AC के लिए होता है। इसके लिए ये गैस का नाम है, ये AC के लिए होता है या फ्रिज AC दोनों के लिए होता है। और इसका PSI वगैरह का अगर आप चेक करना चाहते हैं स्टैंडिंग प्रेशर कितना रहना चाहिए PSI, तो 150 से रहना चाहिए लगभग। इस गैस का प्रेशर रहना चाहिए 150 PSI से कितना होना चाहिए? 155 PSI तक। और सक्शन प्रेशर कितना होना चाहिए? 60 से 70 PSI तक ये होना चाहिए हमारा। और इसका कितना होना चाहिए? 135 का कितना PSI मान होना चाहिए? स्टैंडिंग प्रेशर के लिए कितना होना चाहिए? 80 से 95 PSI तक। और सक्शन क्या होता है? सक्शन प्रेशर कितना होना चाहिए इसका? 12 से 15 PSI तक। यह मैं थोड़ा सा बताया, अभी बहुत सारे गैस हैं, R32 है, R290 है, R411C है और R4110 है, बहुत सारी गैसों का नाम, लेकिन ये यूज अधिकतर यही होने वाला है। क्या है? वहाँ R135 है, AC भी दोनों के लिए ही होता है। तो इस प्रकार से हमारी वीडियो कंप्लीट हुई। कुछ भी ना समझ में आओ तो कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।